कभी कभी खुद को देखने के लिए आईने की नहीं एक अच्छे दोस्त की जरूरत होती है। लो आ गया आपका दोस्त भानु भदौरिया लेकर के वनडे कंपटीशन की जनरल साइंस का फिजिक्स वाला पोर्शन लेकर के। मैं हूं भानु भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल कोरोना फिजिक्स। तो आज हम लोग जनरल साइंस के फिजिक्स पोर्शन का एक टॉपिक ले रहे हैं जो कि साउंड है, और आज से आप डेली इसी टाइम पे एक टॉपिक जो है कवर करेंगे और आप जुड़े रहिए। पूरा जनरल साइंस हम आपका कवर कराएंगे यूट्यूब कोरोना फिजिक्स चैनल पर। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब करें कोरोना फिजिक्स। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, KARONA कोरोना फिजिक्स। तो आज जो हम टॉपिक जनरल साइंस के फिजिक्स पोर्शन का जो टॉपिक ले रहे हैं वो है साउंड। कुछ 2-3 दिनों में आपका ये साउंड वाला पोर्शन कवर हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। इस तरीके से आपका 15 से 20 दिन में पूरा जनरल साइंस का फिजिक्स वाला पोर्शन हम कवर कर लेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो हेडिंग लगाइए साउंड, हेडिंग लगाइए साउंड। तो साउंड क्या है? साउंड एक वेव है जो एनर्जी कैरी करता है। कोई भी वेव जो होती है वो क्या करती है? एनर्जी कैरी करती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। कोई भी तरंग अपने संचरण के अनुदिश ऊर्जा ले जाती है। साउंड भी क्या है? एक तरंग है, और साउंड एक ऐसी तरंग है या ऐसी एनर्जी हम कह सकते हैं जो हमें सुनने में हेल्प करती है। यानी साउंड इज ए एनर्जी, साउंड is an energy which help us to hear। साउंड एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें सुनने में क्या करती है? मदद करती है। और साउंड जब प्रोपोगेट होती है तो किसके फॉर्म में होती है? वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट होती है। वेव 2 टाइप की होती हैं। एक वेव होती है ट्रांसवर्स वेव और एक वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? वेव साउंड क्या है? आपकी एक वेव है, और वेव 2 टाइप की होती है, एक ट्रांसवर्स और एक वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। दोनों में अंतर क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो वेव प्रोपोगेशन के अलोंग वाइब्रेट होते हैं, और ट्रांसवर्स वेव में जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं। साउंड कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ट्रांसवर्स वेव के लिए क्या है? मीडियम नेसेसरी नहीं होता है, मीडियम नेसेसरी नहीं है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए क्या है? मीडियम नेसेसरी होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव मीडियम में ही प्रोपोगेट होती है। ठीक है। साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? जब भी वाइब्रेशन होता है, यानी साउंड को हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं? वाइब्रेशन करके। कोई भी चीज अगर हम वाइब्रेट कर दें तो साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे 12th में जब आप थे तो लैब में एक ट्यूनिंग फॉर्क मिलता था, और उस ट्यूनिंग फॉर्क को आप रबर पैड पे हिट करते थे तो ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता था? वाइब्रेट होता था और आपको साउंड सुनाई देती थी। तो साउंड प्रोड्यूस कैसे की जाती है? वाइब्रेशन से। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन से। यानी हम कह सकते हैं जब कोई वस्तु वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो हमारा जो ये थ्रोट है यहाँ पे क्या है? वाइब्रेशंस हो रहे हैं। आप फील कर सकते हैं, यहाँ पे हाथ रखिए बोलते समय, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहे होंगे? वाइब्रेशंस हो रहे होंगे। और जो ह्यूमन है
उसकी जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। वोकल कार्ड्स होते हैं और वोकल कार्ड्स को हम नाम देते हैं वॉइस बॉक्स। यहीं से ह्यूमन या जो भी जीव जंतु हैं उनकी साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नोट करते रहिए सारी बातें। नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। अब देखो साउंड कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जिसके लिए मीडियम नेसेसरी होता है। प्रोड्यूस कब होती है, जब वाइब्रेशन होते हैं। अब देखो जो मटेरियल है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैसेस। सॉलिड और दूसरा लिक्विड और तीसरा कौन सा है, गैस। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेरी क्लोज होते हैं। लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम क्लोज होते हैं। और गैस में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। इसका मतलब है कि वाइब्रेशन आसानी से ट्रांसफर किस मटेरियल में होगा, जिसमें मॉलिक्यूल्स क्लोजली स्पेस्ड होंगे, जिनमें मॉलिक्यूल्स अति निकट स्थित होंगे, उस सबस्टेंस में वाइब्रेशन आसानी से क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आसानी से वाइब्रेशन किस सबस्टेंस में ट्रांसफर होंगे, सॉलिड्स में। इसीलिए सॉलिड्स में साउंड की जो स्पीड है वो मैक्सिमम होती है। साउंड की स्पीड जो है वो कहाँ मैक्सिमम होती है, स्पीड जो है साउंड की वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, उससे कम लिक्विड में होती है और सबसे कम कहाँ होती है, गैसेस में होती है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि एक ग्लास रॉड है, दूसरा क्या है आपका आयन है, और तीसरा क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इन तीनों में सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड किसमें होगी, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड किसमें होगी, जो सॉलिड होगा। सॉलिड कौन सा है, ग्लास रॉड, इसमें सबसे ज्यादा होगी। आयन में नंबर 2 पर होगी और कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर 3 पर होगी। तो सबसे कम स्पीड किसमें होगी, CO2 में। सबसे ज्यादा स्पीड कहां होगी, ग्लास रॉड में। ठीक है, नोट कर लीजिए। साउंड की स्पीड के लिए न्यूटन्स ने एक फार्मूला दिया था और वो फार्मूला था V = P/ρ। P क्या है, प्रेशर है, रो क्या है आपका, डेंसिटी है। देखो जब भी जो साउंड वेव है वो कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है आपका, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है मीडियम के पार्टिकल उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट होंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो प्रोपोगेट होती है संकुचन और विरलन के रूप में, कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन के रूप में। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब भी लॉन्गिट्यूडनल वेव मीडियम में प्रोपोगेट होगी तो मीडियम में प्रेशर में वेरिएशन होगा, मीडियम में प्रेशर में वेरिएशन होगा। और जहां पर कंप्रेशन होगा वहां पर मैक्सिमम प्रेशर होगा और जहां पर रेयरफ्रैक्शन यानी विरलन होगा वहां पर प्रेशर मिनिमम होगा। तो साउंड की स्पीड के लिए जो न्यूटन्स फार्मूला था वो क्या था, √P/ρ। रो डेंसिटी है मीडियम की, P क्या है, प्रेशर है, वेरिएशन इन प्रेशर। अब ये इस फार्मूले से साउंड की स्पीड जो है मेजर की गई, यानी एक्सपेरिमेंटली मेजर की गई स्पीड से बहुत कम आती थी। तो इसमें लाप्लास ने करेक्शन किया और लाप्लास का जो करेक्टेड फार्मूला था साउंड की स्पीड के लिए वो था V √P/ρ। गामा की क्या है आपका, एटॉमिसिटी है, Cp/Cv जिसको कहते थे। गामा क्या है, एटॉमिसिटी है। इस फार्मूले से जब साउंड की स्पीड निकाली गई किसमें, गैसेस में। ये जो फार्मूला स्पीड का है किसके लिए है, गैसेस के लिए है। तो इस फार्मूले से लाप्लास फार्मूला, इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन्स फार्मूला है। ये न्यूटन्स फार्मूला है किसका, साउंड वेव का। कहां, एयर में।
और ये लाप्लास फार्मूला है, लाप्लास फार्मूला है किसका? साउंड वेव का एयर में। तो इसकी हेल्प से एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू फाइंड आउट हुई थी वो जो आई थी 332 मीटर पर सेकेंड, वो लाप्लास फार्मूले से ज़्यादा एग्जैक्टली मिली। यानी लाप्लास फार्मूले से साउंड की स्पीड जो मिली वो लगभग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर थी, और न्यूटन्स फार्मूले से जो मिली वो लगभग 280 मीटर पर सेकेंड थी, जो कि बहुत कम है। इसलिए लाप्लास का फार्मूला साउंड स्पीड एयर में ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते चलिए साथ साथ। अब देखिए, जो वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आता है अक्सर कि हम किस फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को सुन सकते हैं, यानी ऑडिबल रेंज, ह्यूमन के लिए ऑडिबल रेंज क्या है। ठीक है, नोट कर लिया होगा, हटा दें। तो ह्यूमन के लिए ऑडिबल रेंज जो है वो साउंड के लिए क्या है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, यानी ह्यूमन बीइंग हम लोग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकते हैं। और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ऑडिबल रेंज। ये क्या है? ऑडिबल रेंज। 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी और 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, हर्ट्ज क्या है? हर्ट्ज जो है ये यूनिट है, कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट है, किसकी? फ्रीक्वेंसी की। हर्ट्ज क्या है? एसआई यूनिट है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पर सेकेंड नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? पर सेकेंड नंबर ऑफ वाइब्रेशन ही क्या है? फ्रीक्वेंसी है। जैसे मान लीजिए कोई पूछ ले आपसे 10 सेकेंड में 100 वाइब्रेशन हुए तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो पर सेकेंड जितने वाइब्रेशन है वही क्या है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गई ऑडिबल रेंज। अब 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होगी उसको एक नाम दिया जाता है। वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है उसको भी एक नाम दिया जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्या क्या नाम दिया जाता है। अगर फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज से कम तो उसको नाम दिया जाता है, यानी 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी है तो उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक या अपश्रव्य। और अपश्रव्य जो साउंड है इसे हम सुन नहीं सकते। 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको नाम दिया जाता है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक या हम बोलते हैं पराश्रव्य। पराश्रव्य। अब देखो, ह्यूमन तो सुन नहीं सकता है ये दोनों वेव, तो इनको कौन कौन सुनता है? वो ऑप्शन अक्सर वनडे एग्जाम में आ जाते हैं। तो देखो, जो अपश्रव्य है इसको कौन कौन सुन सकता है? इसको सुन सकते हैं आपके फॉक्स हो गई, डियर हो गए, हिरन, एलिफेंट हो गया, डॉग्स हो गए और व्हेल। ठीक है, ब्लू व्हेल, बेसिकली ब्लू व्हेल। व्हेल कैसे? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल ये सुन सकते हैं आपके अपश्रव्य तरंगों को या इंफ्रासोनिक वेव्स को। क्योंकि देखो, ये जो एनिमल्स हैं ये भी तो बातें करते हैं, ये भी तो अपना कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये कैसे करते होंगे? इनके कम्युनिकेशन के लिए जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से कम है। और कौन कौन इस 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी यानी इंफ्रासोनिक साउंड में कम्युनिकेशन करते हैं? वो ये है, आपका फॉक्स है, एलिफेंट है, डियर है, डॉग्स है और ब्लू व्हेल है आपका। ठीक है, अब
20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की साउंड में कम्युनिकेशन कौन कौन से आपके एनिमल्स करते हैं? तो ये जो है 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा यानी अल्ट्रासोनिक वेव में जो कम्युनिकेशन है वो कौन करते हैं? रैट्स। इनमें कम्युनिकेशन कौन कौन कर सकते हैं इस फ्रिक्वेंसी में? रैट्स, बैट्स, चमगादड़, चूहे, डॉग्स। ठीक है, डॉग्स दोनों में आते हैं, इंफ्रासोनिक में भी आते हैं और अल्ट्रासोनिक में भी आते हैं। ठीक है, तो वनडे में पूछा जाता है कि आप श्रव्य तरंग में सुन सकते हैं, ऑप्शन दिया होगा। पराश्रव्य तरंग में सुन सकते हैं, ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। डॉल्फिन नाम सुना होगा। डॉल्फिन भी क्या है? अपश्रव्य यानी पराश्रव्य तरंगों में सुन सकती हैं। डॉल्फिन जो है वो भी क्या है? अल्ट्रासोनिक जो आपका वेव है उन्हें हियर कर सकती है, यानी इसमें एक नाम और बना लिया डॉल्फिन। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अक्सर ये आपसे पूछ लिया जाता है कि ईसीजी और ईईजी का क्या मतलब है, किससे रिलेटेड है? ईसीजी और ईईजी किससे रिलेटेड है? हटा दें इसको, बना लिया होगा, हटा दें, जल्दी से नोट करिए। देखो, ईसीजी रिलेटेड होता है हार्ट बीट से। ईसीजी ये किससे रिलेटेड है? आपका हार्ट बीट से। और इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नोट कर लीजिए। और ये पूछा जाता है कि ईईजी किससे रिलेटेड होता है? ईईजी ये रिलेटेड होता है ब्रेन से, और इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ। इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ। ये किससे रिलेटेड होता है? ब्रेन से। और इनमें कौन सी वेव्स यूज की जाती है? ये पूछा जाता है। ईसीजी और ईईजी इनमें कौन सी वेव्स यूज की जाती हैं? अल्ट्रासोनिक वेव यूज की जाती है। कौन सी वेव यूज की जाती है? अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक और नाम सुना होगा आपने, अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में भी कौन सी वेव यूज होती है? अल्ट्रासोनिक वेव, यानी जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होती है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। अब देखो, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज और होता है कि जैसे जो भी सॉलिड्स हैं, जैसे मान लीजिए आपका जो ब्रिज होते हैं, या जो आपकी बिल्डिंग्स हैं, या जो आपके क्या नाम है मटेरियल्स हैं, उनमें क्रैक कहाँ पर है या डिफेक्ट कहाँ पर है, ये ज्ञात करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव यूज होती है। तो यानी अल्ट्रासोनिक वेव का एक और यूज लिख सकते हैं, कहाँ होता है आपका? जो ब्रिजेस हैं आपका, ब्रिज हैं, और जो मटेरियल्स हैं आपका, इनमें क्रैक्स कहाँ हैं या डिफेक्ट्स कहाँ हैं? जैसे आपका क्या नाम बीम पड़ी है, छत जो है आपकी, उसमें कहाँ पर क्रैक्स है या कहाँ पर इम्परफेक्शन है, यानी इनके किसके किसके लिए इनमें क्रैक्स कहाँ है या डिफेक्ट्स कहाँ है? डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन का मतलब है जो मटेरियल है उसके अलावा उसमें कोई इम्प्योरिटी है। डिफेक्ट्स का मतलब भी यही है कि इम्प्योरिटी है।
जैसे मान लो आयरन है, तो आयरन में आयरन मॉलिक्यूल्स के अलावा कोई अगर मॉलिक्यूल्स आ गया तो वो क्या हो गया, इम्परफेक्शन या डिफेक्ट हो गया। तो कहाँ पर वो मौजूद है, इसके लिए क्या किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है। जहां पर इम्परफेक्शन या क्रैक नहीं होते हैं वहां से अल्ट्रासोनिक वेव सीधी सीधी गुजर जाती है, और जहां पर इम्परफेक्शन होते हैं वहां पर अल्ट्रासोनिक वेव्स डेविएट होकर गुजरती है। यानी इस तरीके से जैसे अगर हम बना दें, मान लो ये कोई बीम है और यहाँ पर ये इम्परफेक्शन है, तो यहाँ से जो अल्ट्रासोनिक वेव्स आएंगी वो सीधे गुजर जाएंगी, जब जो यहाँ इम्परफेक्शन के पास आएंगी वो डेविएट होकर गुजरेगी, जो इम्परफेक्शन के पास वेव आएंगी वो डेविएट होकर गुजरेगी। तो इससे पता चल जाता है कि कहाँ पर इम्परफेक्शन या क्रैक्स मौजूद हैं किसी सॉलिड्स में, या सॉलिड्स में मतलब ब्रिज में जो बीम पड़ी है, या घरों में जो बीम है, या मटेरियल्स कोई है। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक और वन डे एग्जाम में पूछा जाता है रिलेटेड इससे, अल्ट्रासोनिक वेव से रिलेटेड, कि समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सी वेव यूज की जाती है। ठीक है, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं। ठीक, समुद्र की जो गहराई है, समुद्र की गहराई, इसे मापने के लिए भी हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं। और कैसे हम यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव भेजी जाती है समुद्र की तली की तरफ, वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती हैं। आने में लगा समय और इनकी स्पीड की सहायता से हम गहराई माप लेते हैं। किस कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड होती है या किस सिद्धांत पर ये काम करती है, वो होता है आपका सोनार। सोनार का मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इस सिद्धांत पर समुद्र की गहराई मापी जाती है। अक्सर पूछा जाता है कि किस यंत्र से समुद्र की गहराई मापी जाती है, तो जो यंत्र है उसे कहते हैं फीडोमीटर, नाम है उसका फीडोमीटर, नोट कर लीजिए। जिस यंत्र से समुद्र की गहराई मापी जाती है उसका नाम है फीडोमीटर। ठीक है, जो सबसे गहरा समुद्र है वो क्या है, प्रशांत महासागर का दक्षिणी हिस्सा है। प्रशांत महासागर का जो दक्षिणी हिस्सा है वो सबसे गहरा समुद्र है, और उसकी गहराई जो है वो लगभग 36,200 फीट है। 36,200 फीट गहराई है प्रशांत महासागर के दक्षिणी हिस्से की। और इस हिस्से का नाम भी अक्सर पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में। इस हिस्से का नाम जो है वो रखा गया है चैलेंजर। चैलेंजर चैलेंजर इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि इस हिस्से की जो खोज है वो जिस जहाज की सहायता से की गई थी उसका नाम था चैलेंजर। तो सबसे अधिक गहरा समुद्र कौन सा है, प्रशांत महासागर का दक्षिणी हिस्सा, और उसका नाम क्या है, चैलेंजर है। गहराई कितनी है, 36,200 फीट लगभग। मान लो कहीं वनडे एग्जाम में 36,000 दिया है, 40,000 दिया है, 35,000 दिया है, तो आप क्या करोगे, 36,000 पे टिक करोगे। इसके अराउंड जो होगी उस पर आप सही का निशान लगाएंगे वनडे कंपटीशन। ठीक है, देखो आजकल जो है आपका समुद्र की जो गहराई मेजर की जाती है वो सैटेलाइट की सहायता से मेजर की जाती है। सैटेलाइट की सहायता से क्या किया जाता है, एक पल्स को भेजा जाता है समुद्र की तरफ, और वो पल्स समुद्र की तली से टकरा करके वापस आती है। वापस आने में जितना समय लगा है और पल्स को किस वेलोसिटी से भेजा गया था, इनकी सहायता से समुद्र की गहराई को माप लिया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।